मेरा नाम हीना है और मेरा ताल्लुक गांव के एक जमींदार घराने से था, जहां मैं घुट घुट कर जीती थी। जिंदगी मुझ पर इतनी तंग थी कि मैं वहां से भाग जाना चाहती थी। ऐसे में मुझे वह सब करना पड़ा जिसका सोचकर भी रूह कांप जाती है, मगर मुझे उस सब पर मजबूर करने वाला मेरा भाई था, जिसने गैरत के नाम पर मेरा तमाशा बना रखा था। मैं आज भी अपना पास्ट याद करती हूँ तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काश मेरे साथ वो सब ना हुआ होता, तो मैं भी बाकी लड़कियों की तरह शादी करके अपने पापा के घर से विदा होती। दरअसल मेरे पापा गांव के जमींदार थे, इसलिए पूरे गांव में उनका बहुत रुतबा और दबदबा था। लेकिन बाबा दिल के बहुत नरम थे। वह गांव वालों की जरूरी बात का ख्याल रखते थे और उनकी मदद भी करते थे। अगर गांव में किसी की बेटी की शादी होती तो पापा शादी का खर्चा उसको देते या फिर दहेज वगैरह का इंतजाम करके दिया करते थे। इस वजह से पापा को सब बहुत पसंद भी करते थे। लेकिन पापा एक असूल वाले थे कि वह किसी भी गलत काम करने वाले इंसान को सजा दिए बगैर नहीं रहते थे, और झूठ तो उनके सख्त नापसंद था। बाबा जब तक जिंदा रहे, उन्होंने गांव में किसी भी तरह के गलत और हराम काम को बढ़ावा नहीं दिया। अगर उन्हें पता चला कि कोई अपनी बेटी की कम उम्र में शादी कर रहा है या कोई पति अपनी बीवी को मारता पीटता है, तो वह फौरन उसे बुला लेते। पहले तो अपने अंदाज में समझाते थे, लेकिन ऐसे लोग अगर अपनी हरकतों से बाज ना आते तो पापा उनको सजा भी देते थे। इसलिए पापा के डर की वजह से कोई भी अब ऐसी वैसी हरकत नहीं करता था। हम दो ही बहन भाई थे। मैं छोटी बहन थी और मेरा भाई मुझसे 7 साल बड़ा था। पापा ने भी भाई पर शुरू से शक्ति कर रखी थी, ताकि वह अपने रुपए पैसे का नाजायज फायदा ना उठाए और बुरी संगत में ना पड़ सके। मैं अपने पापा की लाडली बेटी थी। मेरी हर बात वह बिना कहे समझ जाते थे और मेरी हर ख्वाहिश बगैर मेरे कहे पूरी कर देते थे। माँ हमेशा पापा को मना करती थी, बेटियों को इतना सर नहीं चढ़ाना चाहिए, उन्हें पराए घर जाना होता है। लेकिन पापा माँ को रोक देते कि मेरी बेटी तो मेरी शहजादी है, वो जो चाहेगी मैं उसे ला कर दूंगा और उसकी शादी करके अपने पास ही रखूंगा। तो माँ इस बात पर हंस देती कि भला बेटियों को भी कोई शादी के बाद अपने पास रखता है। तो पापा कहते कि मैं तो रखूंगा क्योंकि वह मेरी बेटी है। हम दोनों बहन भाई गांव के स्कूल में ही पढ़ने जाते थे। एक दिन जब हम स्कूल से घर आए तो मैंने फरमाइश की कि मुझे कंप्यूटर लेना है, तो मेरे भाई ने भी फौरन पापा से कंप्यूटर लेने को कहा। मगर पापा ने भाई से कहा कि जब वह अच्छे नंबरों से मैट्रिक्स कर लेगा तब उसे कंप्यूटर लेकर देंगे और आगे पढ़ने के लिए शहर भी भेजेंगे। लेकिन मेरे लिए पापा कुछ दिन बाद में ही कंप्यूटर ले आए। मैं स्कूल से वापस आकर कंप्यूटर पर गेम खेलती थी। भाई को ये बात बहुत बुरी लगती कि पापा ने उसे मना कर दिया और मुझे कंप्यूटर दिला दिया था। भाई ने गुस्से में आकर एक दिन मेरा कंप्यूटर तोड़ दिया था, तो बाबा ने भाई को पूरे 2 दिन तक स्टोर रूम में बंद रखा। ऐसे ही छोटी छोटी बातों की वजह से भाई मुझसे नफरत करने लग गया था। मैं तो उस वक्त बहुत छोटी थी, मगर माँ को इस बात का अंदाजा था और वह डरती थी कि अगर यही हाल रहा तो भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। वह बाबा को भी समझाती, लेकिन बाबा हमेशा अपनी मर्जी के मालिक रहे थे। वह माँ की एक ना सुनते थे। वे ये समझते थे कि बेटे को लाड प्यार की वजह से बिगाड़ देंगे तो वह उनकी जगह कैसे संभाल पाएंगे। इसलिए हमेशा भाई पर सख्ती करते थे और इसका नतीजा ये निकला कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरा भाई मुझसे नफरत करने लगा। और फिर मेरी हंसती खेलती जिंदगी में पहला तूफान तब आया जब पापा को लकवा का अटैक हुआ। उस वक्त मेरा भाई मैट्रिक में था, लेकिन वह कद काठी में बिल्कुल पापा की तरह लगता था, जबकि मैं अभी
प्राइमरी स्कूल में ही थी। बाबा की बीमारी ने उन्हें बिस्तर से लगा दिया था। बाबा के बीमार होने के बाद भाई ने शहर जाकर पढ़ने से इनकार कर दिया और कहने लगा कि वह घर में रहकर पापा की सेवा करना चाहता है। माँ ने उसकी बात मान ली और बाबा से कहा कि हवेली के छोटे मोटे ऐसे काम जो बाबा के हाथ में थे वह भाई के जिम्मे लगा दें, ताकि वह अभी से अपनी जिम्मेदारियां को समझ सके और अपने बाबा का बोझ बांट सके। बाबा का इलाज चालू था, लेकिन उनकी तबीयत में कोई भी सुधार नहीं आ रहा था। जब उनको बिस्तर पर पड़े 1 साल गुजर गया और वह पूरी तरह मायूस हो गए तो उन्होंने सब कुछ भाई के हवाले कर दिया। एक तो भाई की उम्र इतनी नहीं थी, दूसरा सब कुछ मिल जाने के बाद अपने आप को बड़ा समझने लग गया था। गांव की पंचायत में वह बाबा की जगह बैठने लगा और फैसला सुनाने की कोशिश करता। अगर कोई उसकी बात के खिलाफ जाता तो उसे वह फौरन झिड़क देता था। आधे गांव से ज्यादा लोगों की जमीन बाबा के पास गिरवी पड़ी थी, क्योंकि सब ने बाबा से कर्ज ले रखे थे और भाई के हाथ में अब सारा हिसाब किताब था। वह अच्छी तरह जानता था कि किसी की दुखती रग पर कब हाथ रखना है। उसने सब कुछ अपने हिसाब से करना शुरू कर दिया। भाई हर महीने कर्ज के साथ कुछ ब्याज भी लेने लगा और अगर कोई उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करता तो उसकी जमीन पर कब्जा करने की धमकी देने लगता। जवानी का जोश था और रुपए पैसे भरपूर थे, इसलिए भाई ने इस सब का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया। और फिर 1 साल गुजर गया तो पापा की मृत्यु हो गई। अब तो भाई को खुलकर अपनी मनमानी करने का मौका मिल गया था। खास करके वह मेरे मामले में बहुत ज्यादा सख्त हो गया था। उसने मुझे स्कूल से भी हटा दिया और मेरी हर फरमाइश पर भी इनकार कर देता। माँ बेबस थी। वह जानती थी कि अगर बेटे के सामने खड़ी हो गई तो बेटा माँ से भी मुंह मोड़ लेगा। इसलिए वह मुझे ही समझाने लगी कि अब मुझे भाई के साथ रहना है और उसकी हर बात माननी है। यही मेरा फर्ज है। मैं जैसे जैसे बड़ी हो रही थी उसने उतनी ही ज्यादा सख्ती मुझ पर करना शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि मैं हवेली से बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेल भी नहीं सकती थी। जब मैं 11 साल की हुई तो भाई ने मेरा पूरी तरह से हवेली से निकलना बंद कर दिया था। वह मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगा। मेरी माँ भाई की बातें सुनकर हैरान रह जाती कि पता नहीं कौन भाई को ये उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाता है, क्योंकि पापा तो बिल्कुल ऐसे सोच के नहीं थे, बल्कि वह तो बेटियों के मामले में बहुत खुले दिल के मालिक थे। वह चाहते थे कि उनकी बेटी और गांव की हर बेटी बहन पढ़ लिख जाए ताकि अपने पैरों पर खड़ी हो सके और जिंदगी में किसी की मोहताज ना हो। लेकिन मेरा भाई तो पापा से बिल्कुल उल्टा था। एक आध बार माँ ने भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाई ने माँ को मना कर दिया कि अब मैं ही इस घर का वारिसदार हूँ, इसलिए मुझे अपनी और अपने घर की इज्जत का ख्याल खुद रखना है। फिर एक दिन भाई ने माँ से कहा कि वह शादी करना चाहता है, इसलिए लड़की पसंद करो। तो माँ भाई के कहने पर लड़की तलाश करने लग गई, लेकिन भाई को ऐसी लड़की चाहिए थी जो खूबसूरत भी हो और जिसे किसी ने कभी देखा भी ना हो। माँ समझ गई कि भाई सक्की मिजाज इंसान है, इसलिए पत्नी के इस मामले में भी इतना अजीब नजरिया रखता है। माँ ने ऐसी ही लड़की तलाश करना शुरू कर दी जैसे जैसी भाई चाहता था। इस बात को 5-6 महीने गुजर गए तो एक दिन भाई ने माँ को अपनी पसंद के बारे में बताया। वह दूसरे गांव के जमींदार की बेटी थी और भाई ने उसे गांव के मेले में देखा था और वो थी भी बहुत खूबसूरत, इसलिए भाई उससे शादी करना चाहता था। माँ भाई के कहने पर रिश्ता लेकर दूसरे गांव के जमींदार के पास गई। उन्होंने रिश्ता कबूल कर लिया, क्योंकि वह जानते थे कि सारी भाग दौड़ भाई के हाथ में है। इस तरह नीलू भाभी शादी करके हमारे घर आ गई। भाभी तो भाई से 4 कदम आगे निकली। एक तो उन्हें अपनी खूबसूरती पर बड़ा घमंड था, दूसरा वह जानती थी कि भाई पूरी तरह उसकी मुट्ठी में है और वह चाहती थी कि जिस तरह भाई पूरे गांव और पंचायत पर राज करते हैं उसी तरह वह खुद भी हवेली पर राज करे। लेकिन माँ के होते हुए ये मुमकिन नहीं था।
मेरी भाभी ये भी समझ गई थी कि भाई की नजरों में मेरी कोई अहमियत नहीं है, इसलिए भाभी ने भी मेरे साथ अजीब सा रवैया रखना शुरू कर दिया। सिर्फ एक माँ ही थी जो मुझे प्यार करती और समझाती थी, और मैं दुआएं करती कि मेरी माँ को कुछ ना हो, वरना पता नहीं भाई और भाभी मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। भाई की शादी को 6 महीने हो गए थे। एक दिन भाभी ने माँ से कहा कि मेरे भाई की शादी है और मुझे नया जेवर पहनकर अपने मायके जाना है, क्योंकि मेरे पास जितने भी जेवर हैं वह सब मैं वहां पहनकर जा चुकी हूँ। तो माँ ने कहा कि अपने पति से कहो, वह तुम्हें नए जेवर बना देगा। तो भाभी कहने लगी कि जो जेवर हीना के लिए बनवा कर रखा है ना, वह मुझे दिखा दो, मैं शादी में पहनकर वापस कर दूंगी। माँ जानती थी कि अगर बहू की बात न मानी तो बेटा नाराज हो जाएगा, इसलिए माँ ने मजबूर होकर सारा जेवर भाभी के सामने रख दिया। मेरे सोने के बड़े बड़े सेठ देखकर भाभी की राल टपकने लगी और उसने इस बात पर फसाद डाल दिया कि बहू को हल्का जेवर चढ़ा दिया था, जबकि बेटी के लिए भारी भारी सेट बनाकर रखे हुए हैं। यही सब झगड़ा चल रहा था कि भाई वहां आ गया। भाई ने माँ से कहा कि सारा जेवर नीलू के हवाले कर दो, जो चाहिए वह पहन लेगी, और जब हिना की शादी होगी तब उसको नया बनवा देंगे। माँ ने खामोशी से सारा जेवर उठाकर बहू को दे दिया। इस तरह भाभी ने बड़ी चालाकी से सारा जेवर अपने पास रख लिया। जब मैं 15 साल की हुई तो माँ की भी मृत्यु हो गई और मैं भाई भाभी के रहमो करम पर अकेली रह गई। मुझे हवेली से बाहर गए पता नहीं कितने महीने गुजर चुके थे। किसी की शादी में जाना तो दूर की बात थी, और माँ की मृत्यु के कुछ महीने बाद मेरी फ्रेंड्स की शादी थी। वह मुझसे मिलने हवेली आया करती थी और उसने मुझे अपनी शादी की इनविटेशन दिया, तो मैंने डरते डरते भाई से शादी में जाने की इजाजत मांगी, लेकिन भाई ने साफ इनकार कर दिया कि हमारे घर की बहू बेटियां मुंह उठाकर गैरों की शादियों में नहीं जाती, ये इज्जतदार लोगों का तरीका नहीं है। मैं भाई का मुंह देखते रह गई। मैंने भाभी से कहा कि मेरी सिफारिश भाई से कर दो, तो भाभी ने भी मुझे वही जवाब दिया जो भाई ने दिया था। भाभी कहने लगी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी मैं तो कहीं आती जाती नहीं थी, और तुम हो कि कभी भी मुंह उठाकर कहीं भी जाने की बात करने लग जाती हो। मैं भाभी की बात सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो कई महीनों से हवेली से बाहर भी नहीं निकली थी, और ये मेरी बहुत करीबी दोस्त की शादी थी, इसलिए मैं वहां जाना चाहती थी, लेकिन मुझे इजाजत ही नहीं मिली। मैं सारी रात रोती रही और पूरा दिन कुछ खाया भी नहीं, लेकिन किसी को मेरी परवाह ही कब थी। मैं सारा सारा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती, कोई ये तक देखने नहीं आता था कि मैं जिंदा हूं या नहीं। और तो और भाभी ने मेरे कमरे से टीवी भी उठा लिया था। वह कहती थी कि तुम्हारे भाई ने कहा है जवान लड़कियां टीवी देखकर खराब हो जाती हैं। मैं अपने ही घर में घुट घुट के सांस ले रही थी, ना कहीं आ जा सकती थी। और फिर मेरी एक लौती सहेली की भी शादी हो गई, जो मुझसे मिलने आया जाया करती थी। मेरे कमरे में टीवी भी नहीं था, और मुझे हॉल में रखा हुआ था टेलीफोन सुनने की भी इजाजत नहीं थी। मेरी जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं थी, और हवेली तो एक कैद खाना बन चुकी थी। दाई अम्मा ही मेरा एक सहारा थी, जो हवेली में मेरे पैदा होने से पहले से मौजूद थी। दाई अम्मा दरअसल मेरी माँ के साथ उनके दहेज में ही यहाँ आई थी। यहीं पर उनकी शादी हुई। उनके पति भी पापा के साथ इसी हवेली में काम करते थे, लेकिन कुछ साल पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। दाई अम्मा का एक ही बेटा था जिसका नाम समीर था। समीर मुझसे कुछ साल बड़ा था और हम बचपन में एक साथ खेला करते थे। सिर्फ वही एक मर्द था जिसका हवेली के अंदर आना जाना था, क्योंकि वह शुरू से हवेली में ही पला बड़ा था। भाई भी उस पर बहुत यकीन करता था, लेकिन जब मैं जवान हो गई तो समीर के सामने जाने पर भी पाबंदी लग चुकी थी, इसलिए मेरी उससे कभी बात ही नहीं हुई थी। वह पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन बहुत समझदार लड़का था। हवेली का सारा सामान वही लेकर आया करता था, और कोई भी काम होता भाभी उसे ही कहती थी।
दाई अम्मा हवेली के पीछे एक रूम में रहती थी, जहां पर मुझे जाने की इजाजत आम तौर पर नहीं थी। लेकिन जब कभी दाई अम्मा की तबीयत खराब होती तो मैं उनके पास चली जाया करती थी। शुक्र है कि भाई तब मुझे मना नहीं करते थे। एक दिन दाई अम्मा को बुखार था, तो मैं दवा लेकर उनके पास गई और वहीं पर बैठ गई। हम कोई बात कर रहे थे तो मैं माँ को याद करके रोने लग गई। इतने में समीर वहां पर आ गया। काफी टाइम बाद उसने मुझे देखा तो मैंने नोट किया कि वह मुझे एक टक देखते रह गया था। जब दाई अम्मा ने उसे आवाज दी कि बीवी जी यहाँ मेरे पास बैठी हैं, तुम यहाँ से चले जाओ, तो तब वह अपने ख्यालों की दुनिया से वापस आया और फटाफट कमरे से बाहर निकल गया। उसके बाद जब भी वह हवेली में किसी काम से आता तो उसकी नजरें मुझे ढूंढती थी। मैं भी नजर बचाकर उससे बात कर लेती। कोई चीज मंगवानी होती तो उसे कह देती थी। वह चोरी छुपे लाकर मुझे दिया करता था। मेरे कमरे की खिड़की पीछे वाले हिस्से में खुलती थी, जहां दाई अम्मा का रूम था। वहां से मैं समीर से बात कर लेती और वह मुझे कोई ना कोई ऐसी चीज लाकर देता जिसकी मुझे जरूरत होती थी और जो मेरी भाई भाभी से नहीं मंगवा सकती थी, क्योंकि उनके ख्याल में तो मैं एक जीती जागती इंसान ही नहीं थी। मुझे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी और पहनने के लिए कपड़े चाहिए थे जो मुझे दे रहे थे। समीर मेरा ख्याल रखता था। कभी मेरे लिए कोई खाने की चीज ला देता तो कभी कुछ। एक दिन उसने मेरे लिए लाल रंग की चूड़ियां लाकर दी तो मैं बहुत खुश हुई। मैंने उसे पूछा कि ये चूड़ियां मेरे लिए क्यों लाए हो, तो कहने लगा कि जब तुम पहले लाल चूड़ियां पहना करती थी तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब तो तुमने चूड़ियां पहननी ही छोड़ दी हैं। मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुराने लगी। मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। हम दोनों चोरी चोरी आधी रात के बाद वहां बैठकर बातें करने लग जाते और वक्त का पता ही नहीं चलता। मैं अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती और खिड़की के पास बैठ जाती। समीर ने जिस दिन मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, एक खुशगवार एहसास ने मुझे अपनी लपेट में ले लिया। बहुत साल बाद किसी ने मुझे ये एहसास दिलाया था कि मैं उसके लिए बहुत खास हूँ। वह मेरी बहुत तारीफें करता था और कहता था कि मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उससे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। धीरे धीरे मैं भी उससे मोहब्बत करने लग गई, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में ये डर भी मौजूद था कि अगर भाई और भाभी को पता चल जाएगा तो वह पता नहीं क्या करेंगे। जितना मैं अपने भाई को जानती थी, मुझे मालूम था कि ये हकीकत जानकर मेरा भाई तो समीर की जान ले लेगा और मुझे भी नहीं बख्शेगा। लेकिन इस डर के बावजूद भी मैं अपने दिल को बेख्तियार होने से नहीं रोक सकी। दिन पर दिन समीर की मोहब्बत मुझे अपनी गिरफ्त में लेती गई, यहाँ तक कि मुझे सारी दुनिया से बेगाना कर दिया। दाई अम्मा को भी ये सब नहीं मालूम था। एक रात हम दोनों खिड़की में खड़े बातें कर रहे थे कि अचानक दाई अम्मा वहां आ गई और हम दोनों को देखकर अपना सर पकड़कर बैठ गई। उन्होंने समीर को वहां से फौरन जाने को कहा और मुझे कहने लगी कि बेटा तुम सो जाओ, कल मैं तुम्हारे पास आऊंगी, फिर बात करेंगे। मैंने खिड़की बंद की और अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। यही सब सोचते हुए मेरी आंख लग गई और अगले दिन दोपहर के वक्त दाई अम्मा हवेली में आई तो भाभी ने जहर भरे अंदाज में कहा कि आज इतने दिन बाद अचानक कैसे हिना की याद आ गई। तो दाई अम्मा कहने लगी कि बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसी वजह से मैं चल फिर नहीं पाती। आज बड़ी मुश्किल से यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरा हिना से मिलने को दिल कर रहा था। फिर दाई अम्मा मेरे कमरे में आ गई और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए, कहने लगी बेटा कुछ अपना ख्याल करो और कुछ मेरे बेटे पर रहम करो। अगर तुम्हारे भाई को ये सब पता चल गया तो वह तुम दोनों को जिंदा जमीन में गाड़ देंगे। समीर मेरा एक लौता बेटा है, अगर उसे कुछ
हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी, और तुम भी मेरी अपनी बच्ची हो। मैंने तुम्हें अपने हाथों में पाला है, इसलिए तुम्हारे साथ कुछ बुरा होते हुए मैं नहीं देख सकती। उस दिन के बाद से मैं और समीर ने एहतियात करना शुरू कर दिया। जब दाई अम्मा दवा खाकर सो जाती, समीर तब मेरे पास आता था, लेकिन अब हम रोज नहीं मिल पाते थे। मगर मुझे ये तसल्ली थी कि इस हवेली में कोई ऐसा मौजूद है जिसे मेरी फिक्र है। ऐसे ही कुछ महीने गुजर गए। एक दिन सुबह से मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। जब मैं नाश्ता करने भाई और भाभी के साथ टेबल पर बैठी तो मेरा कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा था। भाभी ने कहा कि जल्दी से नाश्ता खत्म करो और खुद को तैयार कर लेना। आज शाम को ढंग के कपड़े पहन लेना, क्योंकि कुछ मेहमान आ रहे हैं। मैंने भाभी से पूछा कि कौन आ रहा है, तो भाभी की बजाय भाई ने जवाब दिया कि मैंने कुछ लोगों को बुलाया है, वह तुम्हें देखने आ रहे हैं। अगर उन लोगों को रिश्ता पसंद आ गया तो मैं तुम्हारी बात पक्की कर दूंगा। मैं ये सुनकर हैरान हो गई कि अचानक से भाई को मेरी शादी का ख्याल क्यों आ गया। अभी नाश्ता चल ही रहा था कि अचानक से मेरा दिल बुरी तरह मतली आने लगा। जब मुझे उल्टी महसूस हुई तो मैं भागती हुई कमरे में चली गई। भाभी भी शक भरी नजरों से मेरे पीछे आ गई और पूछने लगी कि क्या बात है। मैंने कहा कल रात से कुछ बदहजमी हो रही है, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन भाभी को ना जाने क्या हो गया था। उस दिन के बाद से वह मुझ पर नजर रखने लगी। जब शाम हुई तो ना चाहते हुए भी मैं तैयार होकर मेहमानों के सामने चाय लेकर गई तो दो तीन औरतें थीं जिन्होंने भारी भरकम सोने के सेट पहन रखे थे। देखकर लग रहा था कि वह अच्छी खासी अमीर लोग थे। उनमें से एक औरत को मैंने पहचान लिया, वह भाभी की चाची थी। मुझे अंदाजा हो गया कि ये लोग भाभी के रिश्तेदार हैं, तो मेरा दिल और भी घबराने लग गया। मैं तो समीर को पसंद करती थी, किसी और से शादी करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ऊपर से जो रिश्ता आया था वह भाभी के रिश्तेदार थे, इसलिए भाई तो इनकार कर ही नहीं सकता था। इसलिए मैं बहुत परेशान हो गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि जो होने वाला है वह सब कुछ बदल कर रख देगा। जब वह लोग चले गए तो रात के खाने पर मैं भाई और भाभी बैठे थे कि अचानक से मेरी तबीयत खराब होने लग गई। मैं माफी मांग कर वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। जब कमरे में गई तो मुझे फिर से उल्टियां आने लग गई। भाभी ये सब देख रही थी। वह पता नहीं कब मेरे पीछे कमरे में आ गई थी। मुझे कहने लगी कि कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। मैंने भाभी से कहा मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी बदहजमी हो रही है। तो भाभी कहने लगी तो कल पता चलेगा कि तुम्हें कैसी बदहजमी हो रही है। ये कहकर वह कमरे से बाहर निकल गई। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या मामला है, इसलिए मैं भाभी के जाने के बाद खामोशी से अपने कमरे से निकल कर दाई अम्मा के पास चली गई। दाई अम्मा ने जब मेरी बात सुनी तो फौरन उठकर बैठ गई। वह एक तरह से दाई का काम भी करती थी। दाई अम्मा ने जो बातें मुझे से कही तो मेरे होश उड़ गए। वह कहने लगी मुझे लगता है तुम प्रेग्नेंट हो, और अपना सर पकड़ कर बैठ गई। मैं और भी परेशान हो गई कि कल तो भाभी मुझे हॉस्पिटल लेकर जा रही है। अगर भाभी को ये पता चल गया तो ना जाने कौन सी कयामत आएगी। अगले दिन भाभी मुझे अस्पताल ले गई, जहां पर एक लेडीज डॉक्टर बैठी थी। उसने जब मुझे चेक किया तो कहने लगी कि आपकी ननंद को थोड़ा बुखार है। लेकिन फिर उसने मेरा एक टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट थोड़ी देर बाद मिल गई। डॉक्टर के चेहरे से लग रहा था कि वह जान चुकी है कि मैं मां बनने वाली हूँ। इससे पहले कि वह भाभी के सामने कुछ बोलती, मैं उन्हें खामोश रहने का इशारा किया तो उन्होंने भाभी को कहा कि सब ठीक है, बस कुछ कमजोरी है और बुखार है, और फिर दवाई लिखकर भाभी को दे दी। भाभी का तो एकदम चेहरा उतर गया। ना जाने वह क्या सोचकर मुझे डॉक्टर के
पास लेकर गई थी। जब हम डॉक्टर के क्लिनिक से बाहर जाने लगे तो भाभी पहले निकल गई और मैं पीछे थी। डॉक्टर ने मेरे कान में एक बात कही कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा राज राज ही रहे तो आज रात को 1 बजने के बाद मुझसे मिलने मेरे घर आ जाना। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या करूं। मैं समीर से बात की तो उसने मुझे नींद की गोलियां लाकर दी, जो मैंने भाई और भाभी के दूध के गिलास में मिला दी। जब वह लोग गहरी नींद सो गए तो मैं हवेली से निकलकर उस डॉक्टरनी के घर चली गई। समीर मेरे पीछे था क्योंकि मैं अकेले जाते हुए डर रही थी। जब मैं वहां पहुंची तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही, क्योंकि वहां दाई अम्मा पहले से ही मौजूद थी। डॉक्टरनी ने कमरे का दरवाजा बंद किया और कहने लगी कि तुम्हारी माँ और पापा के मुझ पर बहुत एहसान है। अगर वह ना होते तो मैं कभी पढ़ लिख कर डॉक्टर ना बनती। इसलिए कल सुबह जब दाई अम्मा मेरे पास आई और मुझे सारी हकीकत बताई तो मैंने दाई अम्मा का साथ देने का वादा किया और इसलिए तुम्हारी भाभी के सामने कुछ नहीं बोली थी। मुझे दाई अम्मा ने बता दिया कि तुम और समीर शादी कर चुके हैं, लेकिन तुम्हारे भाई और भाभी ये बात नहीं जानते क्योंकि वह दोनों उस दिन एक शादी में गए हुए थे। लेकिन तुम भी एक बात नहीं जानती, इसलिए मैंने तुम्हें आज यहाँ बुलाया है। दरअसल मैं भी तुम्हारी भाभी ही हूँ। तुम्हारे भाई ने 3 साल पहले मेरे साथ छुपकर शादी की थी। ये बात दाई अम्मा के अलावा गांव में कोई नहीं जानता, इसलिए मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तुम्हारे भाई रात के अंधेरे में छिपकर मेरे घर आते थे और दूसरे कमरे में मेरी 1 साल की बेटी भी सो रही है, जो तुम्हारी भतीजी है। मैंने सब गांव वालों को यही कहा कि मेरे पति शहर में रहते हैं और मैं गांव की खिदमत के लिए यहाँ रहती हूँ। मैं ये सब सुनकर हैरान हो गई कि मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि जो मैं सुन रही हूँ वह सच है या नहीं। जब दाई अम्मा ने इस बात की पुष्टि की तो मैं बेख्तियार डॉक्टरनी को गले से लगा लिया, जो मेरी भाभी थी। फिर मैं अपनी भतीजी से मिली। वह बहुत ही प्यारी थी और वह वाकई मेरे भाई से मिलती थी। भाभी ने मुझे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा। अब तुम दाई अम्मा और समीर के साथ हवेली वापस चली जाओ। जब मैं हवेली पहुंची तो हैरत का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा, क्योंकि भाई हवेली के हॉल में ही बैठा हुआ था। मुझे देखकर एकदम खड़ा हो गया। मैं बहुत डर रही थी, लेकिन दाई अम्मा मेरे साथ थी, इसलिए मुझे थोड़ी तसल्ली भी थी। भाई ने कहा कि तुमने दूध में नींद की गोलियां मिलाई थी। मुझे इस बात का अंदाजा हो गया था, इसलिए मैंने दूध पिया ही नहीं। और रात को आज जब तुम बाहर जा रही थी तब मैं भी जाग रहा था। मैं सारी हकीकत जानता हूँ, क्योंकि तुम्हारे बाहर जाने से पहले दाई अम्मा ने मुझे सब कुछ बता दिया था। मैं बहुत बुरा हूँ, लेकिन तुम मेरी बहन हो और मैं एक बच्ची का बाप भी हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हारे हक मारे हैं और तुम्हें इंसान ही नहीं समझा। लेकिन जब मुझे ईश्वर ने अपनी बेटी दी तब मुझे समझ आया कि बेटियां और बहन तो ईश्वर की तरफ से एक इनाम होती हैं। मैं हैरत से भाई का मुंह देख रही थी। अचानक भाई ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैंने उनका हाथ थाम लिया और उनके सीने से लग गई। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अगले दिन जो हुआ वह मेरे सोच से भी बाहर था। भाई ने गांव के कुछ लोगों को हवेली में बुलाया, जिसमें भाभी के घर वाले भी शामिल थे। वहां पर दाई अम्मा भी बैठी थी और समीर भी मौजूद था, जबकि मेरी डॉक्टर भाभी भी वहां पर अपनी बच्ची के साथ बैठी थी। भाई ने सबके सामने अपने और डॉक्टर ने की शादी का ऐलान किया कि वह 3 साल से मेरी
बीवी है और मैंने औलाद के लिए उससे शादी की थी, जिससे मेरी एक बच्ची भी है। बड़ी भाभी से भाई की शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं थी। इसलिए भाभी ये सुनकर हैरत के साथ भाई को देखने लग गई। लेकिन वह जानती थी कि जमींदारों के यहाँ औलाद की बड़ी अहमियत है। अगर वह कुछ कहती तो भाई उसे छोड़ भी सकता था। इसलिए उसने इस हकीकत को दिल पर पत्थर रख कर कबूल कर लिया था। साथ ही भाई ने सबको ये भी कहा कि कुछ महीने पहले मैंने चुपचाप से अपनी बहन की शादी दाई अम्मा के बेटे समीर से करवा दी थी, क्योंकि मैं जानता था कि वह गरीब है। इसलिए मेरी बीवी इस रिश्ते पर नहीं मानेगी, इसलिए मैंने किसी से जिक्र नहीं किया। लेकिन अब मैं इसकी विदाई करूंगा। और फिर ऐसा ही हुआ। मेरी दोनों भाभियां इसी हवेली में रहने लग गई, जबकि भाई ने मुझे नया घर बनवा कर दिया, जहां पर मैं समीर और दाई अम्मा के साथ खुशी के साथ जिंदगी गुजारने लगी। बस मेरे दिल में एक ख्वाहिश थी कि काश मैं अपने पापा के घर से धूमधाम से विदा होती, मगर तसल्ली कर ली ऐसे ही सही, क्योंकि शायद यही मेरा नसीब था। मैं इसी में बहुत खुश थी। दोस्तों, सब्र का फल बहुत ही मीठा होता है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी में कभी भी मुश्किलें आए तो सब्र से काम लेना। एक ना एक दिन आपको उसका फल ईश्वर की तरफ से बहुत ही बेहतरीन मिलता है। दोस्तों,